जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी उम्मीद है, यूपीएस वालों को भी होगा फायदा। ये बहुत अच्छी बात है। आखिर ये जी न्यूज की है ये पुष्टि। आज क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, क्या चीज होगी, इन्होंने दिया है। और इस बार की आरोपी बिना बैंड बाजे की आखिर क्यों नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल उठा रहे हैं। क्या आरोपी पे विपक्ष ने भी मुंह क्यों बंद कर रखा है। और सैनिकों की अनदेखी को लेकर आईबीओ के प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह सेंगर ने एक सटीक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है, हम यदि राजनीति की तरफ जाएंगे या हम सेना के अधिकारी उनके साथ जाएंगे जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारा कभी भला होगा ही नहीं। यानी ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। हाँ जी दोस्तों, 8वां वेतन आयोग की अपडेट। क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन कितना बढ़ेगा? तेलुगु जी न्यूज की खबर। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और इसकी घोषणा होने वाली है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो यूपीएस सिस्टम है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, उसमें भी जो 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, यदि होगा तो उसमें भी उनको भी शामिल किया जाएगा और उनका भी जो पेंशन जाएंगे तो उनको भी इसमें फायदा होगा। अब मैं बात करूंगा मौजूदा 7वें वेतन आयोग में जो 9,000 से बढ़कर के 18,000 वेतन पाने वालों को लगभग कितना फायदा होगा। तो ये आइडिया लगा रहे हैं कि 34,560 रुपए हो सकता है, या न्यूनतम वेतन 34,560 हो सकता है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर 1.92 की कवायद तेजी से चल रही है। यानी फिटमेंट फैक्टर होगा 1.92 होगा, चाहे आप पेंशनर हैं चाहे आप सर्विंग हैं। और उन्होंने कहा ये जब होगा जब आपका उस समय 1 जनवरी 2026 को आपका जितना भी डीए होगा, लगभग 65, 64 या 65%, वो इसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और उसके बाद 1.92 नहीं होगा, जो आप प्रेजेंटली ले रहे हो वो 1.92 होगा। ये सीधा सीधा उन्होंने कहा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई एकीकृत पेंशन योजना 2025 से लागू होगी। मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभार्थियों के लिए स्विच करने का विकल्प है। यानी उन्होंने कहा है कि जो लोग यूपीएस में जाना चाहते हैं उनको भी इसका फायदा होगा। यानी बार बार 1.92 की आपके मोहर लग गई। दोस्तों अब बात बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिना बैंड बाजे के आरोपी। इस बार की आरोपी पे बैंड बाजा नहीं बजा। पिछले बार अनुराग ठाकुर जी काफ़ी बैंड बाजा बना रहे थे कि इतने करोड़ों रुपए दिए, इतने जवानों के दिए। शायद उन्हें पता चल गया है ये 5 साल का रोना और 5 साल का धोना में कोई कुछ भी निकल के नहीं आता है। और इस बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया। एक साथ 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं उनको मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशनर्स की हो जाती है। अगर वार्षिक में वित्तीय भार अगर कहूं जो पड़ने वाला है, जो अतिरिक्त पड़ेगा वो है 8,450 करोड़ रुपए का। और बात कर रहे हैं कि आप विपक्ष भी चुप क्यों? कि वो आरोपी का कहीं भी ना ही नेशनल मीडिया पे, ना ही कहीं प्रिंट मीडिया पे, ना ही कहीं खबर पे कि टेबल जारी हो गई है, कोई भी नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या राज है दोस्तों? तो बात करते हैं दूसरा एक वीडियो, और जिसमें आईबीओ के अध्यक्ष और फाउंडर उन्होंने कहा है कि जो ऑन ड्यूटी सोल्जर होता है देश की सुरक्षा अलग अलग वेदर कंडीशन में किस तरह करता है। और एक सोल्जर होता है सेक्शन लेवल से ऊपर तक, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है लड़ाई का। रीढ़ की हड्डी एक सोल्जर होता है, हर जगह हम जानते हैं। उन्होंने कहा है कि हम रिटायरमेंट के बाद अब हम ये उम्मीद लगाएं कि कोई नेता हमें न्याय दिला देगा, तो नहीं, नेता हमारा सिर्फ इस्तेमाल करेगा। उन्होंने इस बात को लेकर कहा। उन्होंने आर्मी अफसर से भी नाराजगी दिखाई कि बहुत सारे अफसर हम इनसे उम्मीद करते थे वो हमारे लिए लड़ेंगे, लेकिन नहीं, वो भी राजनीतिक प्रेरित होकर के अपने पार्टियों में और उनके अपने अपने चुंगल में। उन्होंने तमाम ये वीडियो आप देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि जवानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के। यदि राजनीति करनी है तो खुद करिए,
यदि आप कहीं भी किसी के पीछे खड़े होगे तो आपका इस्तेमाल होगा और आपके जितने लोग पीछे खड़े हैं उनका भी इस्तेमाल होगा। बहुत सटीक वीडियो है, आप इसको पूरा देख सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं जोगेंद्र सिंह सेंगर, फाउंडर एंड राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, आज मैं आपके सामने कर्नाटका के बेंगलोर से बात कर रहा हूं। जैसा कि मालूम है, एक पूर्व सैनिक जब वो ऑन ड्यूटी पे था तो देश के ऐसी जगह पर उसने अपना जीवन यापन किया, देश की सुरक्षा में, जहां पर एक साधारण आदमी नहीं जा सकता है, ना ही वो कर सकता है। उनकी जिंदादिली, उनकी दिलेरता, जिसके वजह से आज ये राष्ट्र सुरक्षित है। लगातार हमारे सैनिकों ने देश के लिए बलिदान देते आए हैं, कई लड़ाइयां लड़ी और आज भी वो बलिदान करते जा रहे हैं। लेकिन सैनिक को एक सम्मान चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिससे बहुत दुखी होकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये सबको मालूम है, सेना के अंदर जो सिपाही रैंक होता है, इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। ये ग्राउंड में सबसे आगे होता है, लड़ाई में सबसे आगे होता है, एक सेक्शन में सबसे आगे स्काउट के रूप में काम करता है। आज उसका वेलफेयर या उसका सम्मान नीचे गिरता चला जा रहा है। ये कमी कहां है? ये बहुत बड़ी कमी राजनेताओं की है कि राजनेताओं ने आज देश के वो जाबाज पूर्व सैनिकों को टुकड़ों में बांट दिया है, अलग अलग खंड खंड कर दिए इनको। और जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि इस चाटुकारिता राजनेताओं की हम लोग उसके शिकार होते जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, पूर्व सैनिक किसी राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है। उसकी आइडियोलॉजी नेशन फर्स्ट के ऊपर काम करती है। अगर कोई राजनेता राष्ट्र के हित में काम करता है, सब समाज के हित में काम करता है, सब धर्मों का सम्मान करता है, संविधान के मुताबिक चलता है, अपने सुप्रीम कोर्ट के मार्गनिर्देशन में चलता है, तो पूर्व सैनिक भी उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन देखा गया, राजनेता पूरे देश को पागल बना चुके हैं। जनता से वोट लेकर के किसी एक संगठन, किसी एक पार्टी की तरफ से वो सेलेक्ट होके आते हैं और ऊपर जाके वो पैसों में बिक के दूसरी पार्टी पकड़ लेते हैं। क्या जनता को बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने? आंख खोलो, जितने पूर्व सैनिक हैं पूरे देश में, जितने बेल्टधारी हैं पूरे देश में, चाहे वो डिफेंस, किसी भी डिफेंस का हो, आंख खोल के चलिए। आंख बंद करके मत फॉलो करो इन लोगों को, और हो सके अपना आदमी आगे बढ़ाइए, जिसने पूरी लाइफ बॉर्डर पे दी है, देश के लिए गोलियां खाई हैं। वो कभी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। वो देश के लिए हमेशा वफादार रहेगा, बचा हुआ जीवन उसके देश के लिए समर्पित रहेगा। मैं देखता हूं कि हमारे बहुत ही आदरणीय, सम्मानीय आर्मी ऑफिसर्स, जिन पर काफी आशाएं की गई थी कि वो
पूर्व सैनिकों के संगठनों को लीड करेंगे और सही दिशा में ले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। 90% ऑफिसर्स हमारे खुद राजनीति की तरफ भागते हैं। मैं पूरे देशवासियों के पूर्व सैनिकों को ये एक तरह से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी आर्मी सिस्टम से निकला हुआ कोई भी आर्मी ऑफिसर अगर किसी राजनीतिक पार्टी को लीड करता है तो उसको सपोर्ट ना करें, बिल्कुल उसके पीछे ना जाए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है एक ऐसी कुर्सी होती है जो कि उद्योगपतियों के द्वारा चलाई जाती है। नेता एक दूध होता है, उसको दही को मथ करके उसका जितना बटर निकलता है, उसका जितना मक्खन निकलता है, वो उद्योगपतियों को देते हैं, और उससे बीच का जो है वो आप खुद खाते हैं। और बचा हुआ जो कचड़ा होता है उसका, वो एमएसपी या बहुत सारी किसानों की छोटी छोटी जो योजनाएं हैं, मनरेगा, उनमें वो फेंक देते हैं। और उस कचड़े के ऊपर वहां पर छोटे लेवल के बैठे हुए जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी हैं, वो उसको मछलियों की तरह चुन लेते हैं। किसान के पास लाइन लगी हुई कतारें बैंक के सामने, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। वहां भी लेखपाल लोग इतने गद्दार होते हैं, देश के इतना गलत काम करते हैं कि वो तो अपने को राष्ट्रपति समझते हैं, निचोड़ लेते हैं उन लोगों को, उसमें भी खींच लेते हैं।